वीर और क्रेब गॉड लंबे समय तक ट्रैवल करने के बाद एक बेहद चमकते हुए ग्रह के सामने पहुंचते हैं। यह ग्रह पूरी तरह से क्रिस्टल से बना हुआ था। जहां तक नज़र जाती वहां तक सिर्फ क्रिस्टल ही क्रिस्टल थे। क्रिस्टल के पेड़, क्रिस्टल के फल, क्रिस्टल की चट्टानें और क्रिस्टल के घर, और यहाँ तक कि ज़मीन भी क्रिस्टल से बनी हुई थी। वीर इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया था। उसने आश्चर्य से क्रेब गॉड से पूछा, क्या यह ग्रह मेरे लिए है? क्रेब गॉड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, यह पूरा ग्रह तुम्हारा है वीर। हालांकि अभी इस पर थोड़ा काम बाकी है, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक और ख़ास चीज़ देखना है। इसके बाद क्रेब गॉड वीर को लेकर आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद वो एक विशाल झील के पास पहुंचे। यह झील भी क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। क्रेब गॉड ने बताया, इस झील का नाम एक्वा डायमंड झील है। यह झील बेहद खास है क्योंकि यहाँ से सिर्फ केवल किंग क्लास और हाफ डिफाइड क्रिएचर का जन्म होता है। लेकिन जितनी सुंदर यह दिखती है उतनी खतरनाक भी है। यहाँ लो लेवल बींग्स का आना सुरक्षित नहीं है वीर। वीर इस अद्भुत ग्रह को देखकर बहुत ही खुश था, लेकिन तभी अचानक एक गार्ड दौड़ता हुआ आता है और घबराते हुए कहता है, मास्टर, कुछ गड़बड़ हो गई है, पैलेस में जल्दी चलिए। क्रेब गॉड का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसने वीर की ओर देखा और कहा, हमें तुरंत चलना होगा वीर। वीर दोनों वीर और वो डॉक्टर क्रेब गॉड तेजी से पैलेस की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे वीर ने देखा कि वहां पहले से एक खतरनाक महिला खड़ी थी। उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि वह कोई भी गार्ड उसे रोक नहीं पा रहा था। वीर ने तुरंत पहचान लिया, वो इलेक्टोर की बहन होली थंडर थी। होली थंडर। वीर दूर खड़ा होकर उसकी शक्तियों को जांचने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, होली थंडर ने बिजली की एक शक्तिशाली बोल्ट उसकी ओर दाग दी। बिजली इतनी तेज थी कि वीर उसे पूरी तरह डॉज नहीं कर पाया। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में झंझनाहट महसूस होने लगी और उसका दिमाग सुन्न हो गया। वीर दर्द के बावजूद खड़ा हुआ और सोचने लगा, यह कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह भी इलेक्टोर की तरह पूरी यूनिवर्स को तबाह कर सकती है। इतने में होली थंडर ने क्रेब गॉड पर भी हमला कर दिया, लेकिन क्रेब गॉड ने खुद को किसी तरह संभाल लिया। अब वीर और क्रेब गॉड ने मिलकर हमला करना का फैसला किया। वीर ने तुरंत ब्लड पल्स सूत्रा और प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट किया। जैसे ही उसने इसका इस्तेमाल किया, उसका खून तेजी से सर्कुलेट होने लगा और दिल की धड़कन बढ़ गई। प्रोफेसर मंत्रा की मदद से उसने होली थंडर के हर मूव को पहले से कैलकुलेट करना चालू कर दिया। अपनी सारी शक्ति लगाकर उसने सुपर स्लैप में इकट्ठा करने की कोशिश की। जैसे ही सुपर स्लैप पूरी तरह से चार्ज हुआ, वीर ने उसे होली थंडर की ओर छोड़ दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सुपर स्लैप सीधा उसके चेहरे पर लगा। होली थंडर जोर से जमीन में धंसने लगी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वीर ने देखा कि होली थंडर की शक्ति पहले से भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्या इसका मतलब है जितना ज़्यादा इसे नुकसान पहुंचेगा यह उतनी ही ताकतवर बनती जाएगी? वीर ने घबराते हुए सोचा। तभी क्रेब गॉड ने अपनी आंखों से एक पर्पल थंडर अटैक किया छोड़ा, जो सीधे होली थंडर से टकरा गई। वह कुछ देर के लिए फ्रीज हो गई। क्रेब गॉड ने वीर की ओर देखा और कहा, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। अगर हमने इस पर और हमले किए तो यह और भी ज़्यादा ताकतवर होती जाएगी। वीर ने टेंशन में पूछा, तो इससे इससे पहले आपने इसे कैसे हराया था? लेकिन इससे पहले कि क्रेब गॉड कुछ कह पाते, होली थंडर ने पर्पल आइस को तोड़ दिया और सफ़ेद रोशनी से चमकने लगी। वीर और क्रेब गॉड ने कि देखते ही देखते होली थंडर जेनोजेनिक में बदल गई। वीर और क्रेब गॉड होली थंडर के सामने खड़े थे। अचानक होली थंडर के शरीर में बदलाव आने लगे। उसके एक सिर से के बदले अब दो सिर उगाए थे। उसके हाथ लंबे और टेंटिकल जैसे हो गए थे, जिनमें से सफ़ेद रंग की बिजली निकल रही थी। उसके पैर किसी विशाल बीस्ट की तरह
मजबूत और डरावने हो गए थे। वीर इस बदलाव को देख ही रहा था कि अचानक एक टेंटिकल उसकी ओर तेजी से आया और उसे जोरदार झटका लगा। ग्रेप गॉड को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वीर हवा में कई मीटर दूर जा गिरा। वीर तुरंत खड़ा हुआ और बिना वक्त गवाए अपनी स्पेस को बुलाया स्पेल को बुलाया। एक चमकदार रोशनी के साथ वीर के पास एक छोटी सुंदर लड़की प्रकट हुई। वह उसकी स्पेल आर्मर थी। वीर ने स्पेल को होली थंडर पर हमला करने का आदेश दिया। तभी उसके बगल में एक विशाल टैंक प्रकट हो जाता है जिस पर स्पेल शब्द लिखा हुआ था और स्पेल तेजी से उस पर उछलकर बैठ जाती है। उसने टैंक के फायर करना चालू कर दिया जिससे एक छोटा चमकीला लाल रंग का लॉन्चर बाहर निकला। वह लॉन्चर इतनी तेज था कि कुछ ही मिली सेकेंड में होली थंडर से टकरा गया। अचानक एक भीषण विस्फोट हुआ और मानो किसी परमाणु बम का धमाका हुआ हो। पूरा क्षेत्र रोशनी से भर गया और धूल का एक बड़ा गुब्बारा उठ गया। होली थंडर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई भी गंभीर चोट आई है। स्पेल लगातार टैंक से लॉन्च करती जा रही थी, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा था। होली थंडर पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होती जा रही थी। वीर ने स्थिति को समझते हुए अपने स्पेल को वापस बुला लिया और इस बार उसे अपने आर्मर में के रूप में बुलाया। वीर की स्टोरी ऑफ जीन अब डिवाइन लेवल तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही वीर ने अपनी आर्मर को एक्टिवेट किया, उसके शरीर पर कई स्काई ब्लू क्रिस्टल आर्मर बनना शुरू हो गया। वीर अपनी पूरी ताकत के साथ होली थंडर के पीछे टेलीपोर्ट होकर पहुंच गया और एक जोरदार पंच मारा। होली थंडर लड़खड़ा गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और अपने टेंटिकल से वीर पर हमला कर दिया। टेंटिकल के जोरदार प्रहार से वीर कई मील दूर तक चलता गया और गिरा। बिल्डिंग को तोड़ते हुए नीचे गिरता हुआ घसीटता हुआ गिरा। वीर के मुंह से अब खून की उल्टी होने लगी थी। वीर कहता है, डैम इट, अब मैं इसे हराऊं तो हराऊं कैसे? सब कुछ तो आजमा चुका हूँ, वीर मन ही मन सोच रहा था। तभी वीर के सी ऑफ सोल से एक आवाज़ आई, ब्लैक क्रिस्टल स्टोन आर्मर तुम्हारा असली आर्मर है। वीर को अचानक याद आया कि टाइटन प्लैनेट पर उसे एक ब्लैक क्रिस्टल मिला था। वह जब एक्टिवेट हुआ था तब वह एक आर्मर में बदल गया था। तब वह ब्लैक क्रिस्टल उसके आर्मर में डेवलप हो गया था। वीर ने इस आर्मर को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि हर बार इसके इस्तेमाल करने पर वह असफल ही रहता था। लेकिन इस बार वह इवॉल्व हो चुका था। वीर ने बिना समय गंवाए ब्लैक क्रिस्टल आर्मर को एक्टिवेट किया। देखते ही देखते वीर का पूरा शरीर ब्लैक क्रिस्टल से ढक गया। उसका आकार 2 गुना बड़ा हो गया और उसका शक्ति 10 गुना बढ़ गई। वीर ने ध्यान दिया कि ब्लैक क्रिस्टल आर्मर पर एक रहस्यमय सिंबल बना हुआ था, लेकिन वह उसे समझ नहीं पाया। फिलहाल वह इस बारे में सोचने के बजाय होली थंडर से दोबारा लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। दूसरी ओर क्रेप गॉड वीर के इस नए आर्मर को देखकर चौंक गए। यह तो वही आर्मर है, मेरे पिता के पास भी ऐसा ही था, लेकिन यह वीर के पास कैसे आया? हालांकि क्रेप गॉड के पास इन सवालों का जवाब ढूंढने का समय नहीं था। अब वीर और क्रेप गॉड दोनों होली थंडर को खत्म करने के लिए तैयार थे। वीर ने अपनी पूरी शक्ति को अपनी मुट्ठी में समेटा और एक जोरदार पंच मारा। इस बार होली थंडर का पूरा शरीर थरथरा गया, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह फिर से रिकवर हो गई। वीर ने अपने ब्लैक क्रिस्टल आर्मर के डिस्क्रिप्शन को चेक किया और पाया कि यह किसी भी हथियार, शक्ति या जीन आर्ट को अवशोषित कर सकता है। इसी दौरान क्रेप गॉड ने वीर से कहा, इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है वीर, लेकिन इसे हम जमा सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। वीर ने तुरंत अपने ब्लैक क्रिस्टल आर्मर को कमांड दिया, क्रेप गॉड की फ्रीजिंग पावर जैसे एक क्लोन बनाओ। आदेश मिलते हैं वीर ने के हाथ से कई ब्लू रंग के रोशनी से चमकने वाले बोल्ट निकलने लगे, जो होली थंडर को फ्रिज एनर्जी में जकड़ने लगे।
देखते ही देखते होली थंडर जमने लगी, लेकिन वीर को एहसास हुआ कि यह अस्थायी नहीं है। इसलिए वीर ने अपनी जेट स्कीन को भी एक्टिवेट कर दिया। जैसे जैसे उसकी फ्रॉस्ट पावर डिवाइन लेवल तक पहुंच गई थी। जैसे ही होली थंडर आज़ाद होने वाली थी, वीर ने अपनी शक्तिशाली फ्रॉस्ट एनर्जी छोड़ दी और इस बार होली थंडर पूरी तरह जम गई। अब उसने देखने लगा कि वह कभी भी खुद को आज़ाद नहीं कर पाएगी। क्रेब गॉड वीर के पास आया और गंभीर स्वर में बोले, होली थंडर को मारा नहीं जा सकता है, हम सिर्फ इसे कैद करके रख सकते हैं। इस बार मैं इसे और सुरक्षित तरीके से बंद करूंगा। अगर यह दोबारा आज़ाद हो गई तो इसे रोकना हम लोगों के लिए मुमकिन नहीं होगा। वीर ने सिर हिलाया और कहा, अगर यह सब ठीक हो गया तो क्या मैं अपने नए मिशन के लिए अपने दोस्तों के साथ जा सकता हूँ? क्रेब गॉड ने जवाब दिया, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे ग्रह पर अभी भी कुछ काम बाकी है। इतना कहकर क्रेब गॉड उस क्षेत्र की मरम्मत करने लग जाते हैं जहां युद्ध के कारण भारी तबाही हुई थी। वीर ने एक आखिरी नज़र डाली और सीधे मून पैलेस की ओर रवाना हो गया, जैसे जहां उसे अपने दोस्तों का वीर अपने दोस्तों के साथ मून पैलेस से विदा लेकर कॉस्मिक प्लानिट की ओर रवाना हो गया। यह वही प्लानिट था जिसे क्रेब गॉड ने विशेष रूप से वीर के लिए बनाया था। जैसे ही वीर और उसके साथी कॉस्मिक प्लानिट पर पहुंचते हैं, वे इसकी भव्य सुंदरता को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। खासकर एक्स किंग, जो वहां मौजूद एलियंस को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत उनसे लड़ने चला जाता है। वीर कुछ देर एक्स किंग को लड़ाई को एंजॉय करता है और फिर उसे वापस बुला लेता है। देखो एक्स किंग, मुझे पता है कि तुम्हें शिकार करना बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ ऐसा बार बार नहीं कर सकते। इस प्लानिट पर बेहद खतरनाक जेनोजेनिक्स भी मौजूद हैं, जो किंग क्लास से लेकर हाफ डिफाइड या उससे भी ऊपर के हैं। वीर उसे समझाते हुए कहता है, टेंशन मत लो डूड, मैं खुद ही संभाल लूँगा। एक्स किंग एक मज़ेदार पोज देते हुए कहता है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद वीर अपने नए प्लानिट पर जाता है और थोड़ी दूर घूमने के बाद उसे एक विशाल क्रिस्टल पैलेस दिखाई देता है। जब वह इसके अंदर प्रवेश करता है तो उसे एक विशाल हॉल नज़र आता है, जिसके केंद्र में एक बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ था। यह पूरा स्टैचू नीले क्रिस्टल से बना हुआ था और इसके सिर पर एक छोटा सा छेद था। वीर इसे देखकर अचंभित रह जाता है। यह तो एक स्पिरिट स्टैचू है, लेकिन यह किसका है और इसके ऊपर कोई स्पिरिट स्टोन क्यों नहीं है? वीर सोच में पड़ जाता है। तभी पीछे से क्रेब गॉड की आवाज़ आती है, वीर इतना चौक हो मत, यह स्पिरिट स्टैचू तुम्हारे लिए है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है, मेरे लिए। वीर कहता है। वीर आश्चर्य से पूछते हुए कहता है क्रेब गॉड से, हाँ, तुम्हारे पास एक गॉड स्पिरिट बॉडी है, जिसके लिए एक स्पिरिट स्टैचू होना जरूरी है। क्रेब गॉड उसकी उलझन दूर करते हुए कहते हैं। जैसे ही वीर स्टैचू के करीब जाता है, अचानक उसके सी ऑफ सोल से एक आवाज़ आती है, आपने स्पिरिट स्टैचू को क्लेम किया है, क्या आप इसके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं? वीर कुछ देर सोचता है और फिर हाँ कहकर अपना जवाब देता है। उसके हाथों में एक सफ़ेद और सुनहरा रंग का चमकता हुआ स्पिरिट स्टोन आ जाता है। उसकी चमक इतनी तेज थी कि क्रेब गॉड तक इसे सीधा देखने में असमर्थ थे। फिर इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाता, वह स्टोन स्टैचू के सिर के ऊपर जाकर लग जाता है। जैसे ही स्टोन स्टैचू पर लगता है, वीर की बॉडी गोल्डन रंग से चमकने लगती है और देखते ही देखती वह स्पिरिट स्टैचू के अंदर समा जाता है। स्पिरिट स्टैचू के अंदर वीर खुद को किसी दूसरी दुनिया में पाता है। वह अपनी सुपर गॉड स्पिरिट मोड में था और ध्यानपूर्वक अपने आसपास की चीज़ों का देख रहा था कि वह जिस स्थान पर खड़ा है वह एक छोटा सा टापू है, जो पूरी तरह से क्रिस्टल से बना था। वीर के कमांड देने पर यह टापू आगे पीछे हिलने लगता है।
दूर तक देखने पर वीर को कई और टापू नजर आते हैं, लेकिन वो बहुत दूर थे। वीर की स्पीड कम होने के कारण वह जल्दी वहां तक पहुंच नहीं सकता था। क्या यहाँ भी मुझे किसी प्रकार से पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे? वीर अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब उसने स्पिरिट स्टैचू के अंदर रहकर किंग क्लास स्पिरिट्स को हराया था और जीन इन एलिमेंट्स कमाए थे। यह सोचते हुए ही वीर खुशी से भर जाता है। वीर एक स्पिरिट स्टैचू से बाहर निकल आता है और खुद को एक विशाल हॉल में पाता है, जहां क्वीन और विशाखा चौहान उसका इंतजार कर रही थी। वीर, हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, क्वीन कहती है। बहुत बढ़िया, अब तुम सब थोड़ा आराम कर सकते हो, वीर मुस्कुराते हुए कहता है। इसके बाद वीर क्रेब गॉड के पास जाता है। क्रेब गॉड, मैंने आपसे कुछ पेंडेंट्स बनाने के लिए कहा था, क्या वे तैयार हो चुके हैं? क्रेब गॉड कहते हैं, हाँ, मेरे पीछे आओ। क्रेब गॉड उसे एक सुंदर कमरे में ले जाते हैं और वहाँ एक पुराना बॉक्स निकाल के हैं और उसे वीर को दे देते हैं। वीर उसे देखकर कुछ एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही वीर उस बॉक्स को खोलता है, उसकी आंखें चमक उठती है। अंदर 9 अलग अलग रंग के पेंडेंट थे, जो बिल्कुल 9 लाइफ कैट पेंडेंट की तरह दिखते थे। लेकिन वीर, खुश मत हो, क्रेब गॉड कहते हैं, क्योंकि अभी ये पेंडेंट किसी काम के नहीं। क्रेब गॉड कहते हैं, क्या मतलब? वीर चौंक जाता है। ये तभी एक्टिवेट होंगे जब इन्हें 9 लाइफ कैट पेंडेंट के संपर्क में लाया जाएगा। अगर तुम अपने 9 लाइफ कैट पेंडेंट को इस पेंडेंट के साथ रखो तो ये भी उसी तरह शक्तिशाली बन जाएंगे। वीर यह सुनकर थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है। वह अपना 9 लाइफ कैट पेंडेंट निकालता है और अपने हाथ को काट कर अपना खून उन पेंडेंट्स पर टपकाता है। जैसे ही वीर का ब्लड पेंडेंट के संपर्क में आता है, वे तेजी से चमकने लगते हैं और उनकी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। अब वीर पूरी तरह से संतुष्ट था। वह संदूक उठाकर क्रेब गॉड को धन्यवाद देता है और अपने प्लानेट पर वापस लौट जाता है। अपने प्लानेट पर पहुंचकर वीर क्वीन को बुलाता है। क्वीन, सभी को हॉल रूम में इकट्ठा करो, वो आदेश देता है। थोड़ी देर में सभी लोग हॉल रूम में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन विशाखा चौहान वहाँ नहीं होती है। विशाखा कहाँ है? वीर पूछता है। वह शिकार पर जाने की बात कर रही थी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है और वह अभी तक नहीं लौटी हुई है, क्वीन चिंतित स्वर में बोलती है। वीर को चिंता होने लगती है। मैंने सभी को कहा था कि कोई भी अकेला शिकार पर नहीं जाएगा बिना मेरी इजाज़त के, फिर उसे कैसे जाने दिया? हमने उसे नहीं जाने दिया वीर, वह हमें बिना बताए चली गई है, जीरो जवाब देती है। किधर गई है? वीर पूछता है। नॉर्थ डायरेक्शन में, जीरो बताती है। वीर मन ही मन सोचता है, नॉर्थ डायरेक्शन में तो वही झील है जहाँ से किंग क्लॉथ और हाफ डिफाइड क्रिएचर्स का जन्म होता है। विशाखा जरूर किसी मुसीबत में फंस चुकी है। वीर तुरंत सभी को एक एक पेंडेंट देता है और समझाता है कि इसकी मदद से वे बिना किसी दिक्कत के पृथ्वी आ जा सकते हैं। इसके बाद वीर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर तेजी से बढ़ जाता है विशाखा को बचाने के लिए। वीर तेजी से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वहीं पर एक्वा डायमंड झील है। यह बहुत ही खास और बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ से केवल किंग क्लास और हाफ डिफाइट एलियंस का ही जन्म होता है। वीर को यकीन था कि विशाखा चौहान का सामना किसी बेहद खतरनाक प्राणी से हुआ होगा और उसे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना था। वीर ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। जैसे जैसे वह झील के करीब पहुँचा, उसे एक भीषण लड़ाई का एहसास हुआ। उसके सेंसेस एक्टिवेट हो गए और उसे स्पष्ट चेतावनी देने लगे कि कोई भयंकर युद्ध चल रहा है और उसमें विशाखा चौहान भी शामिल है। जब वीर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि विशाखा एक विशालकाय एलियन से लड़ रही थी। वह प्राणी लगभग 20 से 25 फुट लंबा और एक विशाल लिजार्ड जैसा दिखता था, जिसकी आंखें किसी चमकते लाल क्रिस्टल जैसे थी। उसका पूरा शरीर
इटैलिक धातु से बना था, लेकिन उसकी बनावट क्रिस्टल जैसी पारदर्शी थी। यह कोई साधारण जीव नहीं था, यह एक किंग क्लास क्रिएचर था। वीर की नज़र विशाखा पर जाती है, जो पूरी तरह जख्मी थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और वह इस शक्तिशाली प्राणी से लड़ती जा रही थी। वीर तुरंत उसकी मदद के लिए बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि विशाखा की पूरी बॉडी लाल रोशनी से चमकने लगी। यह उसकी सुपर बॉडी थी। वीर ने मन ही मन सोचा, लाल रोशनी का के तेज साइन के बीच विशाखा के हाथ में एक तलवार आ जाती है, एक लाल ऊर्जा से बनी तलवार। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह था कि विशाखा ने अपने हाथ में उसे पकड़ा था, बल्कि यह तलवार उसके हाथ से जुड़ी हुई थी, जैसे उसके हाथ का ही एक हिस्सा हो। वीर इस अद्भुत शक्ति को देख ही रहा था कि अचानक मेटल के टकराने की तेज आवाज़ गूंजी। अगले ही क्षण वह लिजार्ड जैसा दिखने वाला एलियन विशाखा को जबरदस्त ताकत से कई मील दूर उछाल कर पटक देता है। विशाखा जमीन पर गिरी और भयानक धमाका हुआ। वह इतना जोर से टकराई थी कि उसके मुंह से खून की उल्टियां निकल रही थी। दूसरी तरफ उस क्रिस्टल लिजार्ड के सिर पर केवल एक सफ़ेद निशान भर आया था।